ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना कुछ नए पॉइंट्स मैंने और लिखे हैं, मतलब नए इन द सेंस कि यहाँ पे मैंने बताया है कि जब आर्टिकल 142 के दो क्लॉजेस है, तो 1 और 2, तो जो फर्स्ट क्लॉज है जहां पे क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट किससे रिलेटेड है, पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है, उस केस में यहाँ पे एडवाइस देना बाउंड नहीं है। ठीक है, उस केस में एडवाइस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाउंड नहीं है, किसको, प्रेसिडेंट। ठीक है, और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या है जो है आर्टिकल 143 का सेकंड क्लॉज, जहां पे सुप्रीम कोर्ट जो है अगर प्रेसिडेंट ने उनसे कोई भी एडवाइस मांगी है ऑन पब्लिक इंपॉर्टेंस के क्वेश्चन पे, तो सुप्रीम कोर्ट उसे देने के लिए नहीं पब्लिक इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो हमने देखा कि आर्टिकल 130 के प्रोवाइजो में डील करता है। उस आर्टिकल के रिगार्डिंग अगर प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से कोई भी एडवाइस मांगी है, तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उस एडवाइस को टेंडर करने में, मतलब देने में बाउंड होगी। ठीक है, ये विल बाउंड है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया विल सुप्रीम कोर्ट नॉट बाउंड, इसमें आर्टिकल जो 143 का फर्स्ट क्लॉज है, सेकंड क्लॉज। उसके बाद मैंने एक चीज भी लिखी है कि फर्स्ट केस कौन सा था, ये क्वेश्चन बन जाता है हमारा कि सीक्वेंस आपसे पूछ लेते हैं कि भाई पहला केस कौन सा था, तो री दिल्ली लॉ, री का मतलब क्या होता है, रेफरेंस, और रेफरेंस कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट। किसको कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को। क्यों कर रहा है, जिससे सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सके। ठीक है, तो इसको रेफरेंस बोलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे री दिल्ली लॉज, यहाँ पे केस का नाम पूरा नहीं बनता क्योंकि प्रेसिडेंट के अगेंस्ट क्या, प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग क्या केस बनेगा, इसका नाम बनता है री दिल्ली लॉज। सेकंड केस है हमारा री केरला एजुकेशन बिल, इससे ज्यादा हमें डील नहीं करना इसमें, है ना। थर्ड केस है हमारा री बैरूबेरी केस, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था आर्टिकल 2 में। और फोर्थ केस है री सी कस्टम एक्ट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये री स्पेशल रेफरेंस नंबर 1 भी आया है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट जो मैं आपको कल बताया था कि जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट के थ्रू दी जाती है उसे मानने के लिए प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड नहीं है। फिर एक ये पॉइंट भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल 145 का पॉइंट है जो मैंने यहीं पे इंसर्ट कर दिया 143 में, कि अगर रेफरेंस प्रेसिडेंट जो है अगर सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजता है कि भाई ये क्वेश्चन बताइए, तो इस क्वेश्चन को हियरिंग जो होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ना, हियरिंग की जाती है, ओपिनियन देने से पहले, एडवाइस देने से पहले हियरिंग की जाएगी। तो वो जो हियरिंग होती है उसमें 5 जजेस जो है वो बैठते हैं, मिनिमम 5 जजेस वहां पे होने चाहिए, और इसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एक बार देख लेते हैं आर्टिकल 145 में। देखिए, the minimum number of judges who are sit for the purpose of deciding any question involving a substantial question of law as to interpretation of constitution or for the purpose of hearing any reference under article 143 shall be 5। पता मिनिमम नंबर कितने होंगे, और 5 जजेस अगर बैठते हैं किसी भी केस में सुनने में, तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। क्लियर है, कोई समझ में नहीं आया पॉइंट तो बताइए। गौरांश एंड प्रियंका, अंजलि एंड अवंशिका, समझ में आया पॉइंट? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम 2 आर्टिकल्स को डील करेंगे। वो 2 आर्टिकल जो है ना डील करते हैं आपके, देखिए एक आर्टिकल है अपना 142 और एक आर्टिकल अपना क्या है यहाँ पे 142 और दूसरा 137। 137 बात करता है रिव्यू की, जबकि 142 बात करता है कंप्लीट जस्टिस की। पहले हम आर्टिकल को समझेंगे, फिर जो बात हम डिस्कस करना चाह रहे हैं उसे समझेंगे। तो आर्टिकल 142 बात करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, वो कोई भी जजमेंट, कोई भी डिक्री या फिर कोई भी डिसीजन दे सकती है फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस, मतलब पूरी तरह से जस्टिस करने के लिए कोई भी जजमेंट और कोई भी डिक्री वो पास कर सकती है। कहने का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे जो पावर है वो अनलिमिटेड पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। यहाँ पे अनलिमिटेड वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, पर यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि डिक्री ऑर्डर किसी भी तरह का कंप्लीट जस्टिस करने के लिए।
एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे, जैसा कि सिंपल सा एग्जांपल है, छोटा सा समझेंगे कि जो हमारा राम मंदिर का केस था, अयोध्या वाले राम मंदिर का केस था, उसमें जब कोर्ट ने डिसीजन दिया तो राम मंदिर के फेवर में डिसीजन गया। ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के फेवर में, अयोध्या टेम्पल के फेवर में डिसीजन दे दिया, दैट्स इट। अब यहाँ पे एक और डिसीजन दिया गया, क्या कि जो मुस्लिम पक्ष है उनको कुछ एकड़ जमीन जो है ना वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, सो दैट दे कैन बिल्ड दियर मस्जिद एट दैट प्लेस, क्योंकि उनकी बाबरी मस्जिद डिमोलिश की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और डिसीजन दिया, जबकि भाई क्या होना चाहिए, या तो जीत या तो विन या फिर लूज। विन लूज नहीं, यहाँ पे अपन मानते हैं कि यहाँ तो अयोध्या मंदिर के टेम्पल में, अयोध्या टेम्पल के फेवर में जाना चाहिए था, या फिर बाबरी मस्जिद मतलब हिंदूज के फेवर में जाना चाहिए था, या मुस्लिम्स के फेवर में जाना चाहिए था, सिंपल। पर सुप्रीम कोर्ट ने फेवर किसका किया, हिंदूज को, कि भाई ठीक है अयोध्या मंदिर वहां पे एस्टैब्लिश होना चाहिए था, वो अपना सबका मैटर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि हाई जो हिंदूज का जो अयोध्या टेम्पल है वो यहाँ पे बनेगा। पर एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को भी कुछ जमीन प्रोवाइड करवाई, कुछ एकड़ जमीन प्रोवाइड कराई। तो ये क्या है, ये ऐसा क्यों किया, ऐसा करने की पावर कहां से आई, ये पावर है आर्टिकल 142 की। ठीक है, कोई एक और डिसीजन दे दिया, क्योंकि वो डिसीजन था ही नहीं, भाई एक पक्ष जीता एक पक्ष हारा, हारने वाली पार्टी को यहाँ पे क्यों दिया जा रहा है, बिकॉज ऑफ कंप्लीट जस्टिस। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल है कंप्लीट जस्टिस का। फिर यहाँ पे ये पॉइंट आपने समझिया। फिर दूसरा है कि जो भी डिसीजन और जजमेंट एंड डिसीजन या फिर डिक्री जो भी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू पास की गई है वो एनफोर्सेबल होगी ऑल इंडिया में। ठीक है, पूरे इंडिया में ये जजमेंट डिक्री जो है वो एनफोर्सेबल होगी। सेकंड, इसके अलावा बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल पावर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास वो सभी पावर होगी टू इंश्योर द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन। मतलब सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली जो भी सिविल कोर्ट्स की या फिर हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स की पावर होती है कि किसी भी पर्सन को कोर्ट में अटेंड करने के लिए बुला सकते हैं, मतलब समन कर सकते हैं, कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकते हैं, कोई भी ऑर्डर जो है उन्हें जस्ट एंड रीजनेबल लगता है वो पास कर सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास सारी पावर है, इतनी सी बात बोलिए। इवन इसमें एक और पॉइंट 140 आर्टिकल 142 में दे दिया, जो कि हम आर्टिकल 129 में पढ़ चुके हैं, कि सुप्रीम कोर्ट के पास अपने कंटेम्प्ट, उनका अगर कंटेम्प्ट होता है, उनकी अवमानना होती है, उसके रिगार्डिंग पनिशमेंट करने का भी राइट होता है। ठीक है, तो ये जो सेकंड पॉइंट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमने एक बार देख लिया। तो ये हमने आर्टिकल 142 को समझा। मतलब आर्टिकल 142 का क्रक्स क्या समझ में आया, कि ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल जो है वो इक्विटी को प्रायोरिटी देता है देन टू लॉ। मतलब लॉ में क्या लिखा हुआ है कि भी एक पार्टी की जीत होगी और दूसरी पार्टी की हार होगी, जो पार्टी जीतेगी उसके पक्ष में फैसला तो सुनाया जाएगा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मुस्लिम पक्ष को भी कुछ दिया जा रहा है। क्यों, क्योंकि जो लॉ है उससे भी ऊपर है हमारी इक्विटी, समता और समानता, दो चीजें हमने देखी है, इक्विटी है ना, इक्विटी उससे भी ऊपर है। इक्विटी का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको समझाया था जब आर्टिकल 14 डिस्कस किया था। इक्विटी और इक्वालिटी क्या होती है, एक डायग्राम मैंने आपको दिखाया था कि चेयर्स के रिगार्डिंग, है ना, वो देख लेना एक बार आप। तो इक्विटी जो है ना वो लॉ से भी ऊपर होती है। ये इस आर्टिकल 142 इस मैक्सिम नहीं बोलेंगे, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं पहले आर्टिकल 142 को। सुप्रीम कोर्ट पास एनी डिक्री और ऑर्डर, डीओ मतलब डिक्री एंड ऑर्डर, एज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। इसका कंप्लीट जस्टिस टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एनी मैटर पेंडिंग बिफोर इट, कोई भी मैटर उसके सामने पेंडिंग है उसके रिगार्डिंग ये चीज अप्लाई होती है। सच डिक्री एंड ऑर्डर जो पास किया जाएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, वो पूरे इंडिया में एनफोर्सेबल होगा, ये पढ़ चुके हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास सारी पावर है, ऑल पावर लिखना चाहिए था मुझे, टू सिक्योर अटेंडेंस, किसी भी पर्सन की अटेंडेंस को सिक्योर कर सकती है। डिस्कवरी प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन को हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकती है। और पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, मतलब अपने कंटेम्प्ट के लिए भी पनिशमेंट कर सकती है। ये अपन ने सेम टू सेम पॉइंट पढ़ा आर्टिकल 120। फिर है एक नोट्स, अगर ये नोट्स मैंने से लिखा कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल है पूरा और ये नोट्स है, मतलब ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है ये दोनों।
क्या? दिस आर्टिकल गिव्स प्रेफरेंस टू इक्विटी ओवर लॉ, मतलब लॉ से भी आके हमारी क्या है? इक्विटी। फिर एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया कि आर्टिकल 142 जो है ना, उसको आप इन्वोक नहीं कर सकते उन सर्कमस्टांसेस में जहां पे स्पेसिफिक प्रोविजन जो है उनका कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है। मतलब मान लीजिए, सपोज कीजिए हमारे हमारे कोई से भी लॉ में, सीपीसी में ये प्रोवाइडेड है कि कोई भी पर्सन जिसने ऑफेंस किया है ना, उसको 10 साल की सजा होगी, मैक्सिमम 10 साल की सजा होगी। मान लीजिए उसने रॉबरी करी है, तो रॉबरी की सजा मैक्सिमम 10 साल की होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है कि उसको 12 साल की सजा या 15 साल की सजा दे देगा। मेरी बात समझ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता। जो स्पेसिफिक प्रोविजन है, जो गिवन है हमारे लॉ में, उसको ओवररूल नहीं करना। और यहाँ पे मैंने बताया ना कंप्लीट जस्टिस कैसा है, कि उस पार्टी को दिया तो दूसरी पार्टी को भी दे सकता है, ये कंप्लीट जस्टिस होता है। एक बार बताइए, डाउट है कुछ आपको या पॉइंट क्लियर है? आपको सभी को पॉइंट क्लियर है? कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आर्टिकल 137, ठीक है। आर्टिकल 142 का टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार इसका इंपॉर्टेंस बता देती हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है। मैं इसको ना 3 स्टार दूंगी, और इसके टाइटल को और इसके जो नंबर है ना, उसको मैं 5 स्टार दूंगी। तो टाइटल नंबर आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर का इंग्रेडिएंट से पता होना चाहिए, कोई भी डिग्री ऑर्डर पास कर सकते हैं, ठीक है। पर इसको एवरेज से थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सारे प्रोविजन ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है। फिर हम चलते हैं आर्टिकल 137 पे। देखो, रिव्यू मतलब क्या होता है? कोई बताएगा रिव्यू क्या होता है? रिव्यू का सिंपल सा मतलब है रिव्यू, फिर से देखना। क्या देखना मैम? फिर से मान लीजिए मैं मजिस्ट्रेट हूं, यहाँ पे मैं मजिस्ट्रेट हूं, तो मैंने एक जजमेंट दिया। उस जजमेंट को मैं फिर से रिव्यू करूं, मतलब मैंने जजमेंट दे दिया, उसको फिर से मैं अगर रिव्यू करूं, देखो मैं गलत एग्जांपल दे रही हूँ, क्रिमिनल केसेस में रिव्यू होता ही नहीं है, सॉरी फॉर दैट। क्रिमिनल केसेस में रिव्यू नहीं हो सकता, by the magistrate only. I'm not talking about Supreme Court, by the magistrate. मैं सिविल केसेस की बात करूंगी कि जब भी मान लीजिए मैं एक सिविल जज हूं, मैंने कोई अपना जजमेंट दिया है, तो अगर मेरे सामने रिव्यू पिटीशन आती है, इसका मतलब है कि फिर से आपके द्वारा दिया गया जजमेंट को देखिए। मैम क्यों देखिए? ऐसा क्यों है? आपने गलत जजमेंट दिया है क्या? नहीं। यहाँ पे भाई कोई भी मिस्टेक और एरर हो, मिस्टेक और एरर अगर आपको जजमेंट में लग रही है, जो कि अपरेंट है, मतलब सामने दिख रही है, ऑन रिकॉर्ड्स, जो सामने के सामने दिख रही है, भाई ऐसी मिस्टेक आपने कर दी है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कोई प्रॉपर्टी है जिसके रिगार्डिंग आपको जजमेंट देना था, आपने किसी और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जजमेंट दे दिया और कुछ और इंटरेस्ट ऐड कर दिया बेवजह, तो मिस्टेक और एरर अपीरेंट ऑन द रिकॉर्ड। या फिर कुछ नए फैक्ट्स, नए इंपॉर्टेंट एविडेंसेस या फिर कोई नया मैटर, न्यू मैटर जो है वो हमें मिला है, न्यू मैटर इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। जजमेंट देने से पहले यहाँ पे वो एविडेंस नहीं थे, अब वो नए एविडेंसेस आए हैं और वो बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं। और थर्ड है एनी द सफिशिएंट कॉज, सफिशिएंट ग्राउंड, एनी द सफिशिएंट ग्राउंड, ठीक है। तो ओवरऑल आर्टिकल 137 जो रिव्यू की बात करता है, वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू रिव्यू की बात करता है, और उसके ग्राउंड भी सेम सीपीसी में, ये ग्राउंड सीपीसी के है, ठीक है। तो सीपीसी के सेम ग्राउंड जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग भी अप्लाई होते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। तो आर्टिकल 137 में जो रिव्यू है, सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए जजमेंट ऑर्डर को फिर से दोबारा देख सकती है, ठीक है। अब एक यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर होगी ना, एक बार मैं देख लेती हूँ कुछ अलग पॉइंट है क्या। एक बार, सुप्रीम कोर्ट्स पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट मेड बाय इट, सुरेंद्र कोहली वर्सेस यूपी। सुरेंद्र कोहली वर्सेस यूपी में बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट हैड दैट रिव्यू पिटीशन कैन ओनली बी अलाउड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑन ग्राउंड ऑफ एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड एंड इट कॉज मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। इस केस में बोला गया था क्योंकि और ग्राउंड्स निकाले होंगे, पर रिव्यू के असली ग्राउंड ये होता है, ये तो हमने पढ़ी लिया इसी केस से, डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट एविडेंसेस और फॉर एनी अदर सफिशिएंट रीजन, ये मैंने आपको बता दिया। अभी क्यूरेटिव पिटीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे हम डील कर रहे हैं, जो कि आर्टिकल 137 और 142 से गवर्न होती है। क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है?
क्यूरेटिव पिटीशन कि समझिए ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप इनके पास गए और आपने एक पिटीशन लगा दी, आपने कोई केस था वो सुप्रीम कोर्ट के सामने लगा दिया, अपील लगा दी, मान लीजिए अपने आपने अपील लगा दी सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के अगेंस्ट। ये हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया, ठीक है, उस जजमेंट के अगेंस्ट आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील लगा दी। अपील देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया कि भाई ये जजमेंट फाइनली उन्होंने अपना दे दिया। आप क्या चाहते हो, आप इस जजमेंट को चाहते हो कि भाई सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करे, कहां करेगी, अंडर आर्टिकल 137 में रिव्यू करे। अब ये जो रिव्यू लगाया गया सुप्रीम कोर्ट में, इसे सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, डिसमिस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या होगा, तो इस डिसमिसल के अगेंस्ट एक क्यूरेटिव पिटीशन फाइल होती है। मतलब रिव्यू जब डिसमिस कर दी जाती है तो उस केस में अगर ये पर्सन बोलता है कि सर आपने रिव्यू पिटीशन डिसमिस कर दी, पर अगर आपने मेरी नेक्स्ट पिटीशन अलाउ नहीं की, क्यूरेटिव पिटीशन, तो उस केस में मेरे साथ बहुत अन्याय हो जाएगा, ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाएगा, क्योंकि जब आपने ये जजमेंट पास किया तब आपने कुछ नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल नहीं अप्लाई किया, और रिव्यू जब आपने देखा तो रिव्यू आपने डिसमिस कर दिया। तो यहाँ पे एक बात समझ सकते हैं कि जब रिव्यू डिसमिस कर रहे हैं तो आप क्यूरेटिव पिटीशन लगा रहे हैं, और एक क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है, रिव्यू का भी रिव्यू होता है, ठीक है, सेकंड रिव्यू फाइल कर रहे हैं। फर्स्ट रिव्यू अंडर आर्टिकल 137 में पावर इंप्लाइड दी गई है बिल्कुल, पर सेकंड रिव्यू की जो पावर है वो क्यूरेटिव पिटीशन के थ्रू आती है, और ये किसी कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये गिवन है रूपा, ये एक केस से आया है, रूपा अशोक खुर्रा वर्सेस अशोक खुर्रा, 2002 का केस है, ये इंपॉर्टेंट केस है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस। इस केस से ये क्यूरेटिव पिटीशन का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, और बोला गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई जाती है, उसको डिसमिस कर दिया जाता है, तो अगर कुछ ग्राउंड्स जो कि हम पढ़ेंगे उनको प्रूव कर दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पास आप सेकंड रिव्यू मतलब क्यूरेटिव पिटीशन भी लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिस्कशन होगा कि उस क्यूरेटिव पिटीशन को अलाउ करें या डिसअलाउ करें, ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं हम ग्राउंड्स क्या है। This concept was introduced in case of Rupa Ashok Khurra versus Ashok Khurra 2002 when review rejected by the Supreme Court. इस review कौन सा है, under Article 137. Second review of such case entertained by Supreme Court under its inherent power called curative petition. Grounds क्या क्या है, वेरिएशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, वेरिएशन लिख दीजिए, फिर वॉयलेशन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वॉयलेशन भी लिख सकते हैं आप, है ना, वॉयलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इस ये ग्राउंड पे क्यूरेटिव पिटीशन लगाई जा रही है, या फिर क्वेश्चन ऑफ बायस इज इन्वॉल्व, क्वेश्चन ऑफ बायस मतलब कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट मतलब जो कोर्ट है उसके प्रोसेस को पूरी तरह से अब्यूज किया गया है। अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट मतलब जो कोर्ट में जब आप कोई जाते हो तो एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर का पूरा पूरा फायदा उठाया गया है, उस प्रोसीजर के लूप होल्स को निकाल के यहाँ पे फायदा उठाया गया है, पूरी तरह से उसको अब्यूज किया गया है। तो यहाँ पे ये तीन ग्राउंड, अगर इन तीनों ग्राउंड में से कोई भी प्रूव कर जाता है तो क्यूरेटिव पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, और क्यूरेटिव पिटीशन को पहले देखा जाता है जो भी हमारे जजेस होते हैं उनके थ्रू, जो जिन्होंने उस रिव्यू, जो पहला वाला रिव्यू जिन्होंने डिसमिस किया है ना वो, और कुछ अलग जजेस जो है सीनियर जजेस, उनको देखते हैं कि क्यूरेटिव पिटीशन आनी चाहिए, अलाउ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और अपने डिसीजन के बेसिस पे उसको अलाउ या डिसअलाउ करते हैं। ठीक है, एक बार बताइए, क्लियर है सभी को, जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो आप सभी को क्लियर है, प्लीज बताइए। गौरांश को क्लियर है, प्रियंका को क्लियर है, अवंशिका को क्लियर है, अंजलि एंड मोहम्मद क्लियर है आप दोनों को, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डील कर रहे हैं यहाँ पे अदर आर्टिकल्स को, ठीक है, अदर आर्टिकल। देखो अदर आर्टिकल जो है ना, एक सेकेंड, तो देखो हमने यहाँ पे क्या क्या डीलिंग कर ली, 124 से लेकर हमने यहाँ पे 124 से लेकर हमने 136 तक, ठीक है, 136 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। 135 इज मिसिंग, 135 इज मिसिंग, एक सेकेंड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमने देख लिया, सर्टिफिकेट दिया जाता है ना।
ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो मैंने नहीं करवाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमने देख लिया। 137 हमने देख लिया। 138 ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है ना, तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, ये हम एक्स्ट्रा में देखेंगे। ये वाला पॉइंट पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये हमने देख लिया, ये ऑलरेडी डन है, ये ऑलरेडी डन है, और ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, और ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो मतलब यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट जो है ना वो 141 बचा है, वो देख लेते हैं हम एक बार। तो आर्टिकल 141 जो है वो बोलता है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। पढ़ ले इसको, समझ ले। आर्टिकल 141 बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको भी 5 स्टार दूंगी मैं इसको, कि ये जो है ना आर्टिकल आपके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, और मैंने इसको मेंस के अकॉर्डिंग फ्रेम किया है ना, ये केस जो मेंस के अकॉर्डिंग मैंने इसको फ्रेम किया है, इस केस को, इस पॉइंट को, तो इसको मेंस के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है, प्रीलिम्स में और इंटरव्यू में भी इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है, या सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री पास कर दी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मतलब ओरल हम यहाँ पे बोलेंगे, जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री मत बोलो, क्यूमुलेटिवली हम इसको बोलेंगे डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो भी हाई कोर्ट है, उससे नीचे कौन है, उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है हमारी, या फिर सेशन कोर्ट होती है, कोर्ट ऑफ सेशन होता है, उससे नीचे कौन सी होती है, सिविल जज की कोर्ट होती है, फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन जो है वो सभी कोर्ट्स पे, हाई कोर्ट पे, इन कोर्ट्स पे और सभी कोर्ट्स पे, मतलब ऑल कोर्ट्स विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया पे अप्लाई होती है। ये तो बेसिक बोला गया आर्टिकल 141 में, इसमें कोई अलग चीज नहीं। लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये तो बात क्लियर है। अब इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है मैम, वो बता दीजिए। तो देखो, सबसे पहले ये जो डिसीजन जो होते हैं ना, ये हमारे सोर्स ऑफ लॉ होते हैं। सोर्स ऑफ लॉ क्यों होता है, क्योंकि इन्हें जो है ना हम बोलते हैं प्रीसिडेंट्स बोलते हैं हम इनको। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रीसिडेंट्स, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है ना, अगर आप हिंदू लॉ देखोगे तो वहां पे सोर्स ऑफ लॉ होता है, और भी लॉज पे जो सोर्सेज होते हैं ना वो प्रेसिडेंट्स होते हैं, और डिसीजन को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, प्रीसिडेंट्स, ठीक है। ध्यान रखना, थ्योरी ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 141 में प्रोवाइड, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट या थ्योरी ऑफ प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 141 में प्रोवाइड की गई। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन क्या है, एक बंगाल इम्यूनिटी वर्सेस बिहार का केस है, बंगाल इम्यूनिटी वर्सेस बिहार का। इस केस में क्या था कि ये पूछा गया कि क्या डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट पे खुद पे बाइंडिंग है क्या, ये बताइए भाई। हम नीचे वाली कोर्ट पे तो आप बोलो कि बाइंडिंग है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट पे इटसेल्फ बाइंडिंग है क्या, तो इसका आंसर हुआ नो। भाई जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है, ये सारी नीचे वाली कोर्ट है ना वो बाउंड है, सुप्रीम कोर्ट इसके लिए बाउंड नहीं है, ठीक है। ये इस केस में बोला गया। इसी के साथ एक और पॉइंट बोला गया कि अगर, पर इसमें एक और पॉइंट बोला गया कि अगर मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट है, मतलब डिसीजन है, तो कोई भी प्रेसिडेंट जिसे हम डिसीजन बोल रहे हैं, अगर किसी भी स्मॉलर बेंच ने पास किया है और लार्जर बेंच ने अभी रिसेंटली कोई जजमेंट पास किया है, तो लार्जर बेंच का जो जजमेंट है ना वो यहाँ पे प्रिवेल करेगा। मतलब स्मॉलर बेंच मतलब मान लो 2 जज ने मिलकर कोई जजमेंट दिया, और उसी केस के रिगार्डिंग उसी पॉइंट पे 5 जजेस ने भी जजमेंट दे दिया, तो जो 5 जजेस वाला जजमेंट है ना वो यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए 2 जज ने पहले जजमेंट दिया और बाद में भी 2 जज की स्मॉल बेंच थी, उन्होंने जजमेंट दिया। मेरी बात समझ रहे हैं, सेम पॉइंट पे, एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे। तो जो लास्ट एंड पॉइंट ऑफ टाइम होगा, मतलब जो सबसे रिसेंट होगा ना वो अप्लाई हो जाएगा। तो बहुत इजी कंसेप्ट है कि क्या कि जो स्मॉलर बेंच ने जजमेंट दिया और लार्जर बेंच ने जजमेंट दिया, तो लार्जर बेंच का ही हमेशा, चाहे पुराना हो नया हो कुछ भी हो, लार्जर बेंच का ही जजमेंट यहाँ पे प्रिवेल करेगा, पहली बात। दूसरा कि अगर मानो दोनों बेंच सेम हो, मतलब 2 जज ने पहले दिया और 2 जज ने ही बाद में दिया, तो जो नया वाला जजमेंट होगा ना, रीसेंट जजमेंट, वो यहाँ पे प्रिवेल करेगा, मतलब हम उसको यहाँ पे उसको बाइंडिंग इफेक्ट पढ़ लेते हैं एक बार जो लिखा हुआ है। लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, ये तो हमारा सेक्शन है। सोर्स ऑफ लॉ, जो लॉ डिक्लेयर की जा रही है, सोर्स ऑफ लॉ माना जाता है। दिस आर्टिकल 141 प्रोवाइड्स
थ्योरी ऑफ प्रेसिडेंट, ये थ्योरी ऑफ बोल सकते हैं, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, डिसीजन को प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, ध्यान रखना बस ये, ठीक है। जब देखो लॉ मतलब डिसीजन है, एक तरह से लॉ मतलब डिसीजन है। फिर यहाँ पे बंगाल इम्यूनिटी वर्सेस बिहार 1955 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट नॉट बाउंड बाय इट्स डिसीजन एंड इन प्रॉपर केस इट मे रिवर्स इट। मतलब क्या बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने द्वारा दिए गए जजमेंट से बाउंड नहीं है और वो प्रॉपर केस में उसको रिवर्स भी कर सकती है। इजी पॉइंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजन। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजन एक नया कंसेप्ट है, स्टैंड बाय प्रेसिडेंट, ये देख लेते हैं। इसी कंसेप्ट से इवॉल्व होता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजन। इसका मतलब क्या है, स्टैंड बाय प्रेसिडेंट। स्टैंड बाय प्रेसिडेंट्स। इसमें क्या बोला गया, इसमें ये बोला गया कि जो भी जजमेंट, जो भी डिसीजन, जो भी प्रेसिडेंट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं वो बाइंडिंग होंगे। मैम ये तो आपने सेम बात बोल दी, बिल्कुल सेम बात ही है कि डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं वो बाइंडिंग इफेक्ट रखते हैं। स्टेयर मतलब बिल्कुल स्टैंडर्ड, बिल्कुल फिक्स्ड है। स्टैंड बाय प्रेसिडेंट मतलब उसी प्रेसिडेंट पे आप स्टैंड रहोगे। वो डिसीजन जो है वो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई ये बाइंडिंग नहीं होगा, ठीक है। इसके दो कंसेप्ट है, पहले देख लेते हैं, पहले पढ़ते हैं। इट प्रोवाइड्स जुडिशियल डिसीजन हैव अ बाइंडिंग फोर्स फॉर द फ्यूचर। इस पर फ्यूचर वर्ड ऐड कर दिया, अदरवाइज कोई अलग पॉइंट नहीं है। जो जुडिशियल डिसीजन जो होंगे उनका बाइंडिंग इफेक्ट है फोर्स फॉर द फ्यूचर। इट इज अ फीचर ऑफ द इंग्लिश कॉमन लॉ। ये जो टर्मिनोलॉजी निकली है, ये जो लीगल टर्मिनोलॉजी निकली है, लीगल मैक्सिम जो निकली है, ये इंग्लिश कॉमन लॉ का कंसेप्ट है, ठीक है। लोअर कोर्ट्स आर बाउंड बाय डिसीजन ऑफ द हायर कोर्ट। मतलब जो लोअर कोर्ट्स है वो हायर कोर्ट के डिसीजन से बिल्कुल बिल्कुल बाउंड होती है, ये तो आपको पता ही है। द होल जजमेंट इज नॉट बाउंडिंग, ओनली रेशियो डिसीजन इज बाउंडिंग। ये पॉइंट भी हम देख लेते हैं। इसमें एक और पॉइंट इंक्लूड कर दिया कि भाई प्रेसिडेंट जो है ना वो बाइंडिंग होंगे, सेम बात है बिल्कुल। पर यहाँ पे ना दो पॉइंट हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, एक तो है रेशियो डिसीडेंडी और एक होता है ओबिचर डिक्टा। ओबिचर डिक्टा, ठीक है। रेशियो डिसीडेंडी का मतलब क्या होता है, रेशियो डिसीडेंडी का मतलब जो मेन डिसीजन दिया गया है। और ओबिचर डिक्टा का मतलब क्या है, ओपिनियन। कोई भी ओपिनियन अगर रखा गया है जजेस के थ्रू, जैसे कि मान लीजिए रेप केसेस में, निर्भया रेप केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उन्होंने ओपिनियन रखा कि ऐसे जो क्राइम्स होते हैं उनके लिए स्ट्रिंजेंट लॉ बनाने चाहिए, ऐसी लॉ बनानी चाहिए कि दोबारा ऐसे ऑफेंस जो है करने की कोशिश जो है वो कोई भी जो पर्सन है वो ना कर सके। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमें अलग अलग तरह की लॉ बनानी चाहिए, ऐसा ओपिनियन जो है मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। तो दिस इज अ ओपिनियन, दिस इज नॉट अ लॉ, दिस इज नॉट अ लॉ। तो दिस इज कॉल्ड ओबिटर डिक्टा, ओ से ओबिटर ओपिनियन। और रेशियो डिसेंडेंट मतलब मेन डिसीजन जो दिया गया। तो इसमें बोला गया कि ओनली ना स्टेट डिसीजन में क्या बोला, ओनली मेन डिसीजन जो है ना रेशियो डिसेंडेंट वो ही बाइंडिंग है। ये जो ओबीटी डिक्ट है ना वो बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखता कि बनानी पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोले कि भाई ऐसी लॉ बनानी, हमें ऐसी लॉ बनानी चाहिए, ठीक है। फिर ऐसे जैसे कि सरला मुद्गल का केस था, उसमें बोला गया था कि हमें यूसीसी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई हमने इंप्लीमेंट कर दी, अभी तक नहीं करी, इतने साल हो गए केस का आने के बाद। तो वो ओबीटी डिक्ट था, वो ओपिनियन था जो कि बाइंडिंग नहीं होता है, विच इज नॉट बाइंडिंग। तो पढ़ लेते हैं एक बार। तो पूरा जजमेंट बाइंडिंग नहीं होता, सिर्फ रेशियो डिसीडेंडी बाइंडिंग होता है। रेशियो डिसीडेंडी मतलब डिसीजन इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉ परमिटेड बाय जज फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग केस। मतलब मेन डिसीजन किसी भी केस को डिसाइड करने के लिए कोई भी प्रिंसिपल ऑफ लॉ, लॉ का कोई भी प्रिंसिपल जो है उसके रिगार्डिंग जो डिसीजन दिया गया, ठीक है। रेशियो डिसीडेंडी को आप सिंपल सकते हैं कि द मेन डिसीजन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट या फिर डिसीजन बाय विच द प्रिंसिपल लॉ principle of the law is evolved for the purpose of solving that particular case, ठीक है। आप जो भी लिखना चाहें, पर मतलब यहाँ पे लॉ आपने जो इवॉल्व की है, निकाली है, उसके रिगार्डिंग जो डिसीजन है उस केस के रिगार्डिंग जो मेन पॉइंट रखता है वो रेशियो डिसीजन होगा। ओबीडी डिक्टा क्या होगा,
ऑब्जर्वेशन मेड बाय जज विच इज नॉट असेंशियल फॉर द डिसीजन, मतलब कोई भी कोर्ट ने कोई भी ऑब्जर्वेशन दी है, कोई भी अपना ओपिनियन दिया है, वो यहाँ पे जो कि असेंशियल नहीं होती डिसीजन रीच करने के लिए, ठीक, केस को डिसाइड करने के लिए असेंशियल नहीं है, वो यहाँ पे ओबिटा डिक्टा होगा, ठीक है। द डिसीजन ऑफ लार्जर बेंच बाइंडिंग ऑन द स्मॉलर बेंच, मतलब जो लार्जर बेंच का जो डिसीजन होगा यहाँ पे वो स्मॉलर बेंच पे बाइंडिंग इफेक्ट रखेगा, ये मैंने आपको बता दिया। एक केस हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, अजय कुमार वर्सेस उड़ीसा 2003 का केस है। यहाँ पे बोला गया कि न केवल कोर्ट, नॉट ओनली द कोर्ट बट आल्सो ट्रिब्यूनल शुड आल्सो फॉलो द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजन। 2000 केस में बोला गया कि नॉट ओनली द कोर्ट्स बट द ट्रिब्यूनल्स, बिकॉज आर्टिकल 141 itself use the court word, and by this judgment Ajay Kumar versus Odisha के judgment से the court also includes tribunal, and tribunal should also follow the doctrine of stare decisis। क्लियर है सभी को? एक बार बताइए मुझे, सभी को पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो अब हम एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं ना, अदर आर्टिकल। अब अदर आर्टिकल को मैंने मर्ज कर दिया सारा, मतलब मैंने रेफरेंस दे दिया आर्टिकल नंबर के, सो दैट कि ये बस आपको टाइटल करके जाना है, और ये आपके प्रीलिम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ओनली फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। तो मैं इसको ओनली 1 स्टार दे रही हूँ प्रीलिम्स के लिए, पर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये 2 स्टार दे देती हूँ, चलो प्रीलिम्स के लिए करना है आपको, है ना, मैंने स्पेसिफिकली बता दिया आपको। तो पार्लियामेंट, पीटी का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट जो है ना, आर्टिकल 138 सिंपल सी बात करता है कि जो हमारी यूनियन लिस्ट के मैटर है, यूनियन लिस्ट पे लॉ बनाने की पावर किसकी होती है? पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट बोल रही है कि यूनियन लिस्ट के रिगार्डिंग जो मैटर्स है उस पे सिर्फ और सिर्फ आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। कौन बोल रही है? पार्लियामेंट बोल रही है कि यूनियन लिस्ट के रिगार्डिंग जो मैटर्स है उनके रिगार्डिंग आप सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ऐसा लिखा हुआ नहीं है, ऐसा लॉ बनाने की पावर जो है ना वो सुप्रीम हमारे पार्लियामेंट के पास है। क्या कि पार्लियामेंट कन्फर ओरिजिनल, अच्छा ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे एक बार? ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है, फटाफट से बताइए। मैम जिसमें गवर्नमेंट मतलब 2 पार्टी होती है, इसमें एक गवर्नमेंट और दूसरी स्टेट, और दोनों बिटवीन 1 और मोर स्टेट। ये तो बिल्कुल सही आंसर है, पर मैं क्या सुनना चाह रही हूँ यहाँ पे पता है क्या? ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब होता है कि जहां पे आपको सीधे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने का राइट होता है। मतलब आप पहुंच जाइए सुप्रीम कोर्ट के पास, आपको निचली कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। वैसे रूल क्या बोलता है कि कोई भी ग्रीवेंसेस अगर आपके पास है तो आप पहले निचली कोर्ट के पास जाइए। बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकारा है, रेप्रीमेंट बोलते हैं इसको। रेप्रीमेंट क्या है? फटकारा है जो भी पार्टीज केस लेके आइए कि भाई आप हमारे पास क्यों पहुंच रहे हैं, सुप्रीम हाई कोर्ट के पास जाइए पहले इस केस के लिए। तो बात समझ रहे हैं? तो जहां पे सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन है ना, वो कौन, जहां पे आपको सिर्फ डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है उसे हम बोलते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन। और एक रिट जुरिडिक्शन जो होता है ना, जो हमने आर्टिकल 32 में पढ़ा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है, क्योंकि वहां पे भी आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट एज अ केस में भी आपको जहां पे भी जाना है आप अप्रोच कर सकते हैं। ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब मैंने आपको बता दिया। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन हमारे आर्टिकल 131 में गिवन है और दूसरा आर्टिकल 32, ठीक है। ओरिजिनली आप वहां पे पहुंच जाओ। एसएलपी भी एक तरह से ओरिजिनल जुरिडिक्शन बोल सकता है, पर एसएलपी एक तरह से ओरिजिनल इसलिए है कि वहां पे आप किसी भी कॉज मैटर के रिगार्डिंग पहुंच रहे हो जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं, हाँ ठीक है, वो भी आप बोल सकते हो, है ना। पर ये स्पेसिफिकली आर्टिकल 131 एंड 32 ओरिजिनल जुरिडिक्शन कोड का होता है। तो यहाँ पे आर्टिकल 138 सिंपल सी बात करता है कि जो पार्लियामेंट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट को क्या कर सकता है? एक पावर दे सकता है, लॉ बना के, बाय एक लेजिस्लेशन पास करके क्या पावर दे सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो है ना, ओरिजिनल मतलब इन केस ऑफ यूनियन लिस्ट, तो यूनियन लिस्ट में जो हमारे यूनियन लिस्ट फर्स्ट लिस्ट जो है ना, उसमें जो भी मैटर है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है, निचली कोर्ट के पास नहीं जाना। पर अभी क्या है, अभी आपको सबसे पहले निचली जो इंफीरियर कोर्ट्स होते हैं उनके पास जाना होता है, अभी का रूल तो ये।
पर सुप्रीम कोर्ट ऐसा लॉ बना के ओरिजिनल जुरिडिक्शन लेना डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को दे सकती है यूनियन लिस्ट के मामले में। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 138 में। आर्टिकल 139 सिंपल सी बात करता है कि भाई हमारे सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में क्या पावर है? रिट की पावर है। और ये जो रिट का जुरिडिक्शन है वो किन केसेस में है? ओनली वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, नॉट रिगार्डिंग लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इन राइट्स के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट को नहीं है कोई भी राइट, ठीक है। आप फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए ही सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। पर अगर कोई लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जिसके रिगार्डिंग हाई कोर्ट को तो पावर है, हाई कोर्ट को तो दोनों केस में पावर है, ध्यान रखना 226 में पढ़ेंगे हम। तो हाई कोर्ट को तो दोनों केसेस में पावर है, पर सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं है। तो ये पावर कौन दे सकता है? ये पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाकर ऐसी पावर जो है सुप्रीम कोर्ट को दे सकती है। पढ़ लेते हैं एक बार। Parliament confer writ jurisdiction on Supreme Court in respect of other matter. Other matter मतलब legal right के रिगार्डिंग आर्टिकल 139 में गिवन है, ठीक है। फिर आर्टिकल 139 है, ये छोटे छोटे सेक्शन आर्टिकल है, थोड़ा थोड़ा देख लेना इनको। आर्टिकल 139 में ए में क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई जो मेरी जो निचली वाली हाई कोर्ट्स है, मान लो एक हाई कोर्ट, बहुत सारी हाई कोर्ट्स, कोई भी हो सकता है, कितनी हो सकती है, या फिर ठीक है इनके पास एक ऐसा जनरल इंपॉर्टेंस का एक ऐसा केस है जिसमें जो मैटर है वो जनरल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है। मान लो हिजाब का केस इनके पास आ गया, मान लो बहुत सारी कोर्ट्स में हिजाब का केस फाइल हो गया। फिर मान लीजिए बहुत सारी कोर्ट्स में ना कश्मीर का एब्रोगेशन क्या था, कश्मीर का एब्रोगेशन का सॉरी कश्मीर आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया था। तो उस टाइम जो ऐसे बहुत सारे केसेस जो है हाई कोर्ट में फाइल किए गए थे। चलिए जनरल इंपॉर्टेंस का मैटर मैं आपको समझा रही हूँ कि वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो अपन देखेंगे। तो हाई कोर्ट वो सिर्फ वैसे वो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर होगा, आई थिंक, छोड़िए वहां पे वो केस छोड़िए। दूसरा देखते हैं कि कोई भी मैटर मान लीजिए हिजाब वाला केस है, बहुत सारे हाई कोर्ट में फाइल हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि यार ये सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस है और इसको मैं ही सुन लेता हूँ, क्योंकि इतनी सारी हाई कोर्ट अलग अलग जजमेंट देगी, सबका अलग जजमेंट है। कोई बोलेगा हिजाब बैन है, कोई बोलेगा हिजाब अलाउड है, ये तो वही कॉन्ट्राडिक्टरी काम हो जाएगा। फिर सब मेरे पास पहुंचेंगे। इससे पहले क्या होता है कि मैं ये केस को विड्रॉ कर लेता हूँ और इसको केस को डिसाइड कर लेता हूँ, ठीक है, डिसाइड कर लेता हूँ, इस पॉइंट को डिसाइड कर लेता हूँ, केस को नहीं, इस पॉइंट को डिसाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की पावर है 139 में, तो केस को विड्रॉ करने की। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो है एक निचली हाई कोर्ट के पास कोई केस है उसको दूसरी हाई कोर्ट के पास भी ट्रांसफर कर सकता, ट्रांसफर द केस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट्स पावर टू ट्रांसफर केस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट पावर टू विड्रॉ केस पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट एंड डिसाइड इफ क्वेश्चन इन्वॉल्व सब्सिक्वेंट सब्सटेंशियल क्वेश्चन। एसक्यू मतलब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 139 आर्टिकल 140 जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला हुआ है? एंसिलरी पावर। क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट को है ना से बहुत सारी पावर दे रखी है, बहुत सारी पावर, ठीक है। पर इन पावर को एक्सरसाइज करने के लिए अगर मान लीजिए कुछ एंसिलरी पावर चाहिए, मतलब एंसिलरी पावर मतलब सप्लीमेंट्री पावर। इन जो मेन पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज करने के लिए, उनको सही से एग्जीक्यूट करने के लिए अगर सप्लीमेंट्री पावर मतलब एंसिलरी पावर चाहिए, तो ऐसा कौन दे सकता है ऐसी पावर, एंसिलरी पावर? पार्लियामेंट बाय ओरल। कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट हैज अ पावर बाय मेकिंग अ लॉ टू गिव all the ancillary power to the honorable Supreme Court, ठीक है, which helps the Supreme Court in performing the main duties, ठीक है। पकड़ देख लेते हैं, मैं पे लिखा हुआ है ancillary power to Supreme Court by Parliament so that Supreme Court effectively exercise jurisdiction conferred upon it। जो भी मेन जुरिडिक्शन दे रखा है ना उसको एक्सरसाइज करने के लिए, एंसिलरी का मतलब है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंटरी पावर वो दे सकता है। आर्टिकल 140 में ये गिवन, तो टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, एंसिलरी पावर टू सुप्रीम कोर्ट। कहां पे मेंशन है? आर्टिकल 140 में। फिर है आर्टिकल 144 सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट के नीचे नीचे ये सारी सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी जो है ना इनके एड में काम करेगी, मतलब इसके नीचे काम करेगी, ठीक है। एड में मतलब इनके नीचे, इनके अथॉरिटी के अंदर काम करेगी, इनके सुपरविजन के अंदर काम करेगी, इनके कंट्रोल के अंदर काम करेगी। वैसे एक्चुअल जो कंट्रोल होगा ना सुपरविजन, वो तो हाई कोर्ट का होता है,
जो हमारी एक स्टेट में जो भी इंफीरियर कोर्ट्स होती है उन पे जो कंट्रोल का, सुप्रीटेंडेंस का जो पावर होता है वो हाई कोर्ट को होता है। पर और अथॉरिटीज को भी बोला गया है कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट की एड में काम करोगे। कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है ये पूछा जाता है, आर्टिकल 140। ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम। कौन सा आर्टिकल? 144, धारा 144। यहाँ पे नहीं है तो आर्टिकल अपना। फिर धारा 144 नहीं है, ध्यान रखना मैंने गलत बोल दिया, धारा 144 नहीं, धारा 144 सीआरपीसी में होती है। मैं लिंक कर रही थी। फिर रूल्स ऑफ कोर्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। रूल्स जो है किसके? सुप्रीम कोर्ट के रूल्स है। रूल्स किस चीज के भाई? आपको रूल्स है प्रोसीजर के। सुप्रीम कोर्ट में आपको पिटीशन कैसे फाइल करनी है, कैसे मेमोरेंडम फाइल होगा, कैसे आपको प्रेजेंट करना है, कैसे आपको वहां पे एविडेंस देना है, सारा जो प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने का, वो कौन डिसाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट। किससे पूछ के? प्रेसिडेंट के अप्रूवल से। प्रेसिडेंट के अप्रूवल से सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो अपने लिए, अपने प्रोसीजर के लिए रूल्स, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लिए रूल्स बना सकती। इतनी सी बात हमें याद करनी है। रूल्स ऑफ द कोर्ट, आर्टिकल 145। सुप्रीम कोर्ट विद अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रेम रूल्स ऑफ द प्रोसीजर। 5 जजेस बेंच, ठीक है, 5 जजेस बेंच जो है, इसमें एक और पॉइंट है कि 5 जजेस बेंच होनी चाहिए फॉर डिसाइडिंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल 132 से डील करता है। और 142, 143 में हम अभी पढ़ के आए हैं कि अगर कोई रेफरेंस प्रेसिडेंट के थ्रू किया गया है सुप्रीम कोर्ट को, तो उस क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए भी एटलीस्ट 5 जजेस बेंच होनी चाहिए। और 5 जजेस बेंच को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इस बेंच को? अभी जस्ट बताया था मैंने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। बिल्कुल, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो अगर कोई क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन ऑफ आईओसी मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई मैटर है, ठीक है, और कोई रेफरेंस अगर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को किया है, तो उसको डिसाइड करने के लिए 5 जजेस का होना मैंडेटरी है। और ये भी आपका एमसीक्यू बन जाता। फिर जो भी जजमेंट लिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, ये आर्टिकल 145 में गिवन है, ठीक है, जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में लिए जाएंगे वो ओपन कोर्ट में लेंगे और मेजोरिटी से लिए जाएंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि कोई भी मान लीजिए 5 जजेस है, उसमें से एक जज है ना वो एग्री नहीं है, जो भी जजमेंट दिया जा रहा है ना उससे एग्री नहीं है, तो डिसेंटिंग जज है। कौन है वो? डिसेंटिंग जज, जिसे पसंद नहीं है कि क्या जजमेंट पास कर रहे हैं, तो उसको जजमेंट साइन करने की कोई भी नीड नहीं होती। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि हु हैज नॉट रिक्वायर्ड टू साइन द जजमेंट एक्सेप्ट जो एग्रीइंग जज, dissenting judge, all of the above, no option is available in the constitution. So, dissenting judge need not to sign the judgment. एक बार मुझे बताइए आप सभी को जो हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं वो क्लियर है या नहीं है? एक बार बताइए फटाफट से। आशिका मैम। हाँ मैम, स्पेशल लीव एक बार फिर से बता दो। स्पेशल लीव टू अपील को सिंपल समझो। स्पेशल लीव टू अपील मान लो कि जैसे अपन जब सीपीसी करेंगे नहीं, सीआरपीसी में इसका इंपॉर्टेंट रूल है, जो सिंपल सा कंसेप्ट है कि मान लो कोई भी ऐसा मैटर है, कोई भी तुम्हारे सामने कोई भी ऐसा मैटर है जहां पे तुम सीआरपीसी सीपीसी जब भी पढ़ोगे वहां पे लिखा हुआ है कि भाई इसकी अपील नहीं जाएगी, इस पर्टिकुलर ऑर्डर की अपील नहीं जाएगी। जैसे सीपीसी का एग्जांपल दूंगी मैं आपको, सीपीसी में भी अपन डील करेंगे जहां पे अपीलेट ऑर्डर होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्डर होते हैं जिनकी अपील जाती है, पर जनरली सारे ऑर्डर्स की अपील नहीं जाती। तो मैम उसकी रेमेडी क्या होगी? देखो, कोई भी ऑर्डर जिसका कोई भी आपके पास तोड़ नहीं है, कोई भी तोड़ नहीं है, तो सबसे पहले उसका रिवीजन जाता है हाई कोर्ट में और फिर उसके बाद एसएलपी जा सकती है। ओवरऑल कहने का मतलब जो भी प्रियंका सिंपल सा है कि कोई भी कॉज और कोई भी मैटर किसी भी कोर्ट, किसी भी ट्रिब्यूनल के किसी भी कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने उसका जजमेंट दिया हो, ठीक है, पर आप उसके अगेंस्ट जो है ना सुप्रीम कोर्ट में अगर एसएलपी फाइल करते हो कि सर इसके रिगार्डिंग तो कोई रेमेडी नहीं है हमारे पास, हम कहाँ जाए, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कोई बात नहीं, आपकी रेमेडी जो है ना वो हम प्रोवाइड कराएंगे, प्रोवाइडेड हमें अगर ये सही लगता है, क्योंकि इसकी ऑल्टरनेटिव रेमेडी नहीं होनी चाहिए। एसएलपी के केस में क्या होता है कि कोई ऑल्टरनेटिव रेमेडी नहीं होनी चाहिए, जब सारी रेमेडी एग्जॉस्ट कर ली उसके बाद एसएलपी का नंबर आता है। क्लियर है कंसेप्ट ये बात? अब जैसे मान लो एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है जिसकी अपील नहीं जाती, ऐसा इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया, सपोज करो मेरा और आपका केस चल रहा है प्रियंका, और एक केस कोई भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग केस है और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास कर दिया कि ना रश्मि की प्रॉपर्टी जो है ना यहाँ से निकालनी जाएगी, मतलब रश्मि की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला जाए, फिर सीज कर ले।
अब ऐसा कोई लॉ लिखा नहीं कि प्रॉपर्टी मेरी सीज होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा कोई भी लॉ नहीं लिखा हुआ कि मेरी प्रॉपर्टी सीज होनी चाहिए, तो यहाँ पे SLP फाइल हो जाएगी। जैसे कि अपन कल अरविंद केजरीवाल जी की परसों मान लो अरेस्ट हुआ उनका, अब मान लो अरेस्ट हुआ, वो क्या है, कोई केस चल रहा है क्या, कोई वो तो अरेस्ट कर ले सिंपल, है ना, तो वो अरेस्ट कोई भी कॉज है, कोई भी मैटर है, उस अरेस्ट के रिगार्डिंग आप SLP फाइल करो। क्या रेमेडी, कोई रेमेडी तो है नहीं कि अरेस्ट कर लिया उसको, आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे या तो रिट लगाओगे, भाई हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल होगी, और मान लो अगर कोई रिट भी अवेलेबल नहीं है तो क्या करोगे, SLP लगाओ। ठीक है, समझ में आया प्रियंका, ये पॉइंट देख लेते हैं एक बार। मैंने आज कवर नहीं किया उसको, सॉरी, आज मैंने इसको कवर नहीं किया। कोई स्पेसिफिक पॉइंट है वहां पे तो बता दीजिए, अदरवाइज जो मैंने समझाया वो बस वो क्लियर है चीज, ठीक है। देखिए, पर आर्म्ड फोर्स के रिगार्डिंग नहीं जाएगी, तो एनी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस, ऑर्डर, किसी भी कॉज या फिर किसी मैटर से रिलेटेड किसी भी कोर्ट या किसी भी ट्रिब्यूनल ने पास किया हो, कोई भी सुप्रीम कोर्ट में, मतलब यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, ध्यान रखना, कोर्ट उसको एक्सेप्ट करे या नहीं करे, स्पेशल लीव टू अपील दे या ना दे, उस केस में यहाँ पे आप स्पेशल लीव टू अपील कोर्ट में लगा सकते हैं। अब स्पेशल लीव टू अपील है ना, जब आप CRPC में सेक्शन 378 देखेंगे, वहां पे एक्विटल का अगर ऑर्डर पास करते हैं, वैसे एक्विटल अगर किसी भी अपराधी को अगर बरी कर दिया जाता है, किसी भी अपराधी को अगर बरी कर दिया जाता है बाइज्जत, तो उस केस में जो अपील फाइल करने का राइट स्टेट गवर्नमेंट का होता है। अब मान लीजिए कोई कंप्लेनेंट है, कोई विक्टिम है, उसको भी अपील फाइल करनी है, तो वो क्या करेगा, वो SLP दायर करता है। ये देखो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया यहाँ पे, वो SLP दायर करता है, ठीक है। ऐसे एक प्लीड गिल्टी करके होता है कि प्लीड गिल्टी करते हैं हम सेक्शन 375 में, CRPC का सेक्शन 375 बात करता है कि प्लीड गिल्टी की कोई भी अपील नहीं जाएगी, नो अपील इन केस ऑफ प्लीड गिल्टी, तो क्या रेमेडी है, SLP जाएगी, ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट अपन चलते हैं हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस में। अब हाई कोर्ट से डील करते हैं। अब हाई कोर्ट के बिल्कुल ऐसे मान लीजिए, अगर हमने ये पढ़ लिया ना, तो हाई कोर्ट इनर्स का सिर्फ 20% है, 20% में मैंने ज्यादा बोल दिया, कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मेन है अपना, हाई कोर्ट का मेन देख लेते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स है कि स्टेट जुडिशरी, मतलब स्टेट जुडिशरी पार्ट 6 चैप्टर 5। ये देखो मैंने यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का पॉइंट जो है हमने यूएसए से बोरो किया, ये बोरो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो पॉइंट है हमने यूएसए से बोरो किया है, ये आप ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे अलग से पॉइंट लिख दिया है। तो पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 5, ठीक है, सॉरी चैप्टर 5 और पार्ट 6 डील करता है आर्टिकल 214 से लेकर 231, क्योंकि डील करते हैं किससे, हाई कोर्ट से। यहाँ पे मुझे हाई कोर्ट भी लिखना चाहिए था, यहाँ पे मैंने हाई कोर्ट ही मेंशन नहीं किया, वैसे स्टेट जुडिशरी इंप्लाइड है कि हाई कोर्ट ही यहाँ पे, ठीक है। एक सेकंड ना, मैं लिख देती हूँ एक बार। तो देखिए यहाँ पे देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, हर स्टेट के लिए हाई कोर्ट होगा। पर आर्टिकल 231 क्या बोलता है कि भाई कोई जरूरी है कि हर स्टेट के लिए, एक हाई कोर्ट 2 स्टेट के लिए भी हो सकता है। देयर कैन बी कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 and more स्टेट और यूटी, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट और यूटी के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट भी यहाँ पे हो सकता है, आर्टिकल 231 में ऐसा लिखा हुआ। फिर हाई कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो वही हमने पता है, चीफ जस्टिस और अदर जजेस एज प्रेसिडेंट अपॉइंट, मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा था, तो वहां पे तो एक CJI होता है और 33 अदर जजेस होते हैं, ये 33 अदर जजेस होते हैं, जैसे, और ये जो चेंजेस है ना 33 जज, जो भी नंबर चेंज हो रही है, ये पार्लियामेंट करता है, ठीक है, पार्लियामेंट करता है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाई कोर्ट में क्या होता है, एक CJ होता है, मतलब चीफ जस्टिस होता है, उसको CJI नहीं बोलते, सुप्रीम कोर्ट के जज को हम CJI बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं CJ ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और वहां पे बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक है। तो एक CJ होता है और अदर जजेस जिसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, कितने होंगे ये प्रेसिडेंट बताएंगे हमारे, ठीक है। फिर है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट हमने ऑलरेडी देख लिया है कि यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होगा वो कोलेजियम सिस्टम से ही होता है, पर यहाँ पे कोलेजियम सिस्टम में 2 सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं ना,
वो यहाँ पे होते हैं 2 सीनियर मोस्ट जज, सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज जो है वो यहाँ पे होते हैं। और कोलिजियम, जैसे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है तो वहां पे कोलिजियम सिस्टम में 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, और यहाँ पे कितना है 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज यहाँ पे होते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है जब भी किसी भी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है तो कोलिजियम सिस्टम से कंसल्ट करेगा, और उससे पहले गवर्नर से भी कंसल्ट करेगा, साथ ही साथ जो कंसर्न हाई कोर्ट है उसके सीजे से भी कंसल्ट करेगा। कैसे, एक बार देख लेते हैं फटाफट से। कि राजस्थान है, राजस्थान के हाई कोर्ट में हमें क्या करना है, एक जज अपॉइंट करना है, हाई कोर्ट जज अपॉइंट करना है, हाई कोर्ट जज अपॉइंट करना है। तो इन हाई कोर्ट जज को अपॉइंट करने के लिए क्या होगा कि इनको अपॉइंट करा जाएगा प्रेसिडेंट के थ्रू। अब प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट तो करेंगे, और प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट से पहले क्या होगा, यहाँ पे जो कोलिजियम सिस्टम है हमारा, जिसमें क्या होता है सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के जज है यहाँ पे ध्यान रखना। तो कोलिजियम सिस्टम में इनसे कंसल्ट की जाएगी प्रेसिडेंट के थ्रू। साथ ही साथ जो राजस्थान राज्य के गवर्नर है कालराज मिश्र जी हैं, गवर्नर जो है राजस्थान राज्य के, उनसे भी कंसल्ट की जाएगी। साथ ही साथ जो ये राजस्थान हाई कोर्ट के सीजे हैं, राजस्थान हाई कोर्ट के जो सीजे हैं उनसे भी कंसल्ट करके जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे क्या करेंगे, हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कर देंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे कंसल्ट कर रहे हैं, इन दोनों से तो कंसल्ट कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे कंसल्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कंसल्ट का मतलब कॉन्फ्रेंस है, मतलब यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई 2 बंदे हैं, इनमें से इसको अपॉइंट करो। किसने बोला, कोलिजियम सिस्टम ने बोला कि भाई ए और बी में से एक अपॉइंट करो, तो ए को ही अपॉइंट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट। यहाँ पे तो कंसल्टेशन का मतलब कंसल्टेशन नहीं है, इनसे तो एडवाइस लेंगे कि भाई इसको अपॉइंट कर ले क्या ए और बी में से, ये बोलेंगे ठीक है बी को कर लो आप। इसने बोला बी को कर लो, इन्होंने बोला बी को कर लो, पर इन्होंने बोला नहीं ए को करना है, तो ए को ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ये बात मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी, है ना। तो कंसर्न और सीजे ऑफ हाई कोर्ट, कंसर्न हाई कोर्ट मतलब जैसे राजस्थान हाई कोर्ट में अपॉइंट हो रहा है तो राजस्थान हाई कोर्ट के कंसर्न सीजे से यहाँ पे हम करेंगे। और फैक्ट्स देख लेते हैं, कोई क्लियर कोई भी पॉइंट अनक्लियर रहे तो प्लीज पूछ लीजिएगा, है ना। और सेम जैसे मान लो हाई कोर्ट के जज के रिगार्डिंग, तो सेम वो केसेस जो हम डील कर रहे थे ना, वही एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फिर हमने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फिर हमने पढ़ा कि रीप्रेसिडेंशियल रेफरेंस। 3 केसेस हमने देखे थे वहां पे, वो तीनों केस एज इट इज कॉपी यहाँ पे चिपकाने हैं आपको अपॉइंटमेंट, ठीक है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा, क्योंकि वहीं से डिसाइड होता, उन केसेस से डिसाइड होता कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा और एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफर कैसे होगा, ठीक है। फिर हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कुछ अदर एसेंशियल पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट की हमने बात कर ली, सिंपल अपॉइंटमेंट, अपॉइंट हो गया कोई, मान लीजिए उसका रिमूवल कैसे होगा मैम, रिमूवल एज इट इज सुप्रीम कोर्ट का जो हमने पढ़ा आर्टिकल 124 के 4 में एज इट इज कॉपी, बिल्कुल कॉपी है, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करें, वही ग्राउंड वही चीज प्रेसिडेंट ही रिमूव करते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। फिर मान लीजिए अपॉइंट हुआ तो ओथ किसके सामने ली जाएगी, ओथ यहाँ पे गवर्नर के सामने ली जाएगी, ठीक है। गवर्नर के सामने यहाँ पे ओथ ली जाती है, किसके थ्रू, हाई कोर्ट के जज जो अपॉइंट हो गए उनके थ्रू। फिर तीसरा पॉइंट है यहाँ पे कि इनकी रिटायरमेंट की एज कितनी होती है, इनकी रिटायरमेंट की एज 62 इयर्स होती है। और हाई सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या है रिटायरमेंट की एज, कोई बताएगा मुझे। 65। बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के केस में ये एज 65 इयर्स है। इसके बाद बताया गया है कि जो अगर मान लो रेजिग्नेशन लेटर देना चाहते हैं, अगर हाई कोर्ट के जज अगर रेजिग्नेशन लेटर देना चाहते हैं तो किसको देंगे बताइए, कोई बता सकता है, रेजिग्नेशन लेटर किसको देना चाहिए यहाँ पे, प्रेसिडेंट। वेरी गुड, तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहा है, जो अपॉइंट कर रहा है ना उसी को हम रेजिग्नेशन लेटर दे रहे हैं। ऑल द ओथ जो है ना वो गवर्नर के सामने हो रही है, पर रेजिग्नेशन जो है यहाँ प्रेसिडेंट को ही दिया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या पॉइंट होंगे, क्वालिफिकेशन, एक क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल सा ऑलमोस्ट सेम सा है कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो पर्सन जो है इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ये तो सबको पता है। इसके अलावा 10 साल और 10 साल 10 ईयर से 10 ईयर तक वो जुडिशियल ऑफिसर होने चाहिए। जैसे मान लो कोई सीजीएम है, कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, कोई डिस्ट्रिक्ट जज है, वो 10 साल तक अगर अपना ऑफिस में है, जुडिशियल सर्विसेज में 10 साल तक है, तो वो हाईकोर्ट के जज बनने के लिए एंटाइटल्ड है, सॉरी क्वालिफाइड है।
फिर दूसरे 10 ईयर्स तक एडवोकेसी करी, 10 ईयर तक एडवोकेसी उन्होंने कर रखी। एक सेकेंड, हाई कोर्ट में, इन हाई कोर्ट। और ये जो सेम पॉइंट है ना, ये तो सेम था यहाँ पे, वहां पे देखो, यहाँ पे 10 ईयर्स तक। जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में क्या डिफरेंस है बताना एक बार मेरे को, सुप्रीम कोर्ट में क्या डिफरेंस है? वहाँ पे 5 years है जुडिशियल ऑफिस का। हाँ, यहाँ 5 साल तक हाई कोर्ट का जज हो, ऐसा? यस मैम। बिल्कुल, है ना। तो देखिए यहाँ से पढ़ते हैं हम इसको। एज ऑफ रिटायरमेंट 62 ईयर्स देख लिया हमने। रिजाइनेशन, रेजिग्नेशन किसको देगा? आपको देखो मैंने ज्यादा वर्डिंग्स फॉर्म नहीं की कि रेजिग्नेशन किसको देना है, प्रेसिडेंट को देना है, ठीक है। आपको लिखना नहीं ज्यादा, आपके एमसीक्यू आएगा यहाँ पे, ये एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है आपके। रेजिग्नेशन एड्रेस टू प्रेसिडेंट। रिमूवल कैसे होगा? सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज अंडर आर्टिकल 124 के। अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ट्रांसफर इन अदर हाई कोर्ट। ऐसा हो सकता है ना कि जो हाई कोर्ट के जज है, जो भी हाई कोर्ट का जज है, उसे आप सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दो, या फिर एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दो, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। ये भी पॉसिबल है, हमने देखा था हमने देखा था एडहॉक जज और रिटायर्ड जज का। एडहॉक जज देखा था, जहाँ पे जो पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है, कौन है वो पर्सन? हाई कोर्ट का जज, उसे हम हाई कोर्ट में बिठा देते हैं। एडहॉक जज पढ़ा था हमने ना। एडहॉक जज कहाँ पढ़ा था? आर्टिकल कौन सा है उसका? एडहॉक जज का आर्टिकल कौन सा है? 127, वो चीज है, देख लीजिए एक बार आप। फिर क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन है इंडियन सिटीजन, 10 ईयर जुडिशियल सर्विसेज में हो और 10 ईयर हाई कोर्ट के एडवोकेट रहा है, ठीक है। मैंने सिंपल वे में लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे आप खुद फ्रेम कर सकते हो कि he has been in advocacy for at least 10 years in high court, या फिर he has been a practicing advocate in a high court for at least 10 years, ठीक है। he has been in judicial services for 10 years, ऐसा करके, है ना, अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज फ्रेम कर लेना। फिर क्वेश्चन अराइज एज टू एज ऑफ हाई कोर्ट, हाँ ये अलग चीज है, ये तो हमने पढ़ लिया, थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ पे। और अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई पर्सन जो है वो हाई कोर्ट का जज जो है, उसकी एज जो है वो बिल्कुल सही है या नहीं, भाई वो 62 का एज में रिटायर होना चाहिए। अब उसकी एज के रिगार्डिंग डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो वो डिस्प्यूट कौन रिजॉल्व करेगा? प्रेसिडेंट सीजेआई के कंसल्ट, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो सीजेआई के कंसल्ट से हाई कोर्ट के जजेस की एज के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व करेगा। एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे। If any question arises to age of judge of high court, the question shall be decided by the president after consultation with the CJI and decision of the president shall be final, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है सभी को? एक बार रेज हैंड करके बताइए, सभी को पॉइंट क्लियर है जो हमने डिस्कस किए? ठीक है, तो देखिए अब ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने बता दिया आपको। ऑथर इंफॉर्मेशन हमने डील कर लिया, मैंने आर्टिकल नंबर भी लिख दिया है 219, ठीक है। 219 हमने आर्टिकल नंबर भी यहाँ पे लिख दिया है। फिर रिस्ट्रिक्शंस इन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज, ये मैं कल इंसर्ट कर दूंगी आर्टिकल, मैंने नोट्स प्रिपेयर नहीं किए पर हम देख लेंगे। छोटा सा पॉइंट है कि अगर एक बार कोई बंदा हाई कोर्ट में जज बन गया तो वो किसी और कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट। वापिस बोलूंगी कि मान लो मैं राजस्थान हाई कोर्ट में हाई कोर्ट जज हूं, मान लो मैं राजस्थान हाई कोर्ट में हाई कोर्ट जज हूं, तो मैं अगर हाई कोर्ट जज यहां से हट रही हूं, मान लो रिमूव हो रही हूं मैं, तो मैं इस हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकती, पर हाँ मैं सुप्रीम कोर्ट में और अदर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकती हूँ। पर सुप्रीम कोर्ट के जज को तो वो भी अलाउड नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज जो है उनको अपनी रिटायरमेंट के, रिमूवल के बाद, रेजिग्नेशन के बाद किसी और कोर्ट में प्रैक्टिस करने की बिल्कुल इजाजत नहीं। पर हाई कोर्ट के जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपने से ऊपर वाले में या फिर किसी और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर 221 सैलरीज ऑफ जजेस, सैलरीज हम कैसे सेकंड शेड्यूल से स्पेसिफाइड हो जाएगी, सेम है बिल्कुल एज सुप्रीम कोर्ट। फिर ट्रांसफर ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। ट्रांसफर कैसे होगा, कोई बता सकता है मुझे? कोई बता सकता है?
ठीक है, मैं बता देती हूँ। यहाँ पे देखो हमने पढ़ा यहाँ पे कि ना अगर जजेस का अपॉइंटमेंट होगा हाई कोर्ट जज में तो 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। मैंने क्या पढ़ा, 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे। यहाँ पे कितने होंगे, जब ट्रांसफर होगा एक हाई कोर्ट जज का, एक राजस्थान के हाई कोर्ट जज का एमपी में अगर ट्रांसफर हो रहा है, किसी और स्टेट में ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे सेम टू सेम प्रोसीजर है, सेम टू सेम प्रोसीजर है। बस यहाँ पे जो ये 2 है इसकी जगह 4 सीनियर मोस्ट जजेस हो जाएगा। ठीक है, 4 सीनियर मोस्ट जजेस हो जाएगा। ये नोट्स बना के मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ये बिल्कुल एज इट इज है जो, हाँ ये कोलिजियम सिस्टम में जो नंबर है ये एज इट इज सेम है सुप्रीम कोर्ट की जज के अपॉइंटमेंट। बिल्कुल ध्यान रखना, मैंने उस टाइम भी आपको समझाया था, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बिल्कुल वो रिकॉर्डिंग्स भी देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसफर ये आर्टिकल नंबर इंपॉर्टेंट है 222। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग सीजे। एक्टिंग सीजे मतलब भाई हमारे सीजे जो है ना, वही हमने वहां पे भी एक्टिंग सीजे देखा था। ठीक है, आर्टिकल 126 में हमने वहां पे एक्टिंग सीजे देखा था, सीजीआई। वैसे यहाँ पे भी एक्टिंग सीजे ऑफ हाई कोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, अगर हाई कोर्ट के जज सीजे जो है उनका ऑफिस वेकेट है या फिर वो किसी भी एब्सेंस है, अदरवाइज है वो अपना काम कर नहीं पा रहे, वो अपना काम नहीं कर पा रहे, तो उस केस में प्रेसिडेंट जो है ना वो एक्टिंग सीजे अपॉइंट करेगा। और सेम टू सेम 126 में भी एक्टिंग सीजीआई को प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किया जा रहा था, एज इट इज सेम है। ठीक है, फिर है आर्टिकल 224 अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जज। ठीक है, ये देखो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इनको ऊपर ऊपर से करवा रही हूँ, है ना, ऊपर ऊपर से। यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग जज, 3 पॉइंट याद करना है। आर्टिकल नंबर 222, 223 क्या लिखा हुआ है, मतलब टाइटल क्या है इसका, और कौन करता है एक्टिंग सीजे को अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं करना। अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल और एक्टिंग जज। एडिशनल मतलब भाई हम यहाँ पे एडिशनल जज अपॉइंट कर रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ पे मान लीजिए 50 की संख्या है, 50 जो है राजस्थान हाई कोर्ट में, राजस्थान सैंक्शन है 50, पर हम 52 करना चाह रहे हैं, तो जो हम 5 और एडिशनल जज अपॉइंट करना चाह रहे हैं, तो ये एडिशनल जजेस होंगे 5। ठीक है, जो कि रेगुलर जजेस नहीं है। और एक्टिंग जज मतलब क्या है, इन 50 में से कोई गया हुआ है, उनकी सीट, इन 50 में से एक जो है ना, एक बंदा वो गया हुआ था, 49 थे, तो जो एक है ना उसकी जगह हम एक्टिंग जज अपॉइंट कर रहे हैं। इसका मतलब होता है ऑलरेडी जो है वो गया हुआ है, ठीक है, कोई जज, तो उसकी जगह हम एक्टिंग जज अपॉइंट कर रहे हैं। और एडिशनल जज हम क्यों कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा जो सैंक्शन है उसके अलावा एडिशनल जज को अपॉइंट कर रहे हैं। तो आप इसमें एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एडिशनल जज होता है ना उसकी जो कार्यकाल होता है, उसका टेन्योर होता है ना, वो 2 साल का ही होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे याद करने के लिए, एमसीक्यू बनता है कि व्हाट इज द टेन्योर ऑफ एडिशनल जज, 2 इयर्स, पहला पॉइंट। अब हम एडिशनल एक्टिंग जज अपॉइंट कर रहे क्यों है, मैं ये बताऊं, क्योंकि यहाँ पे क्या काम ज्यादा, वर्कलोड बढ़ गया, बस इतना सा ध्यान रखो। या तो पुराना काम जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, या फिर नया काम है ना बहुत बार आया जा रहा है, आया जा रहा है, आया जा रहा है। तो यहाँ पे भी जो अपॉइंटमेंट है ना वो कौन कर रहा है, यहाँ पे should be for the time being increase, ठीक है, appears to president। तो यहाँ पे वही सीजीआई प्लस कोलिजियम सिस्टम से यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो रहा है। ठीक है, कोलिजियम सिस्टम से यहाँ पे अपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जहां पे एनजेसी कर दिया ना उन्होंने, ठीक है, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे कोलिजियम सिस्टम नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट। सीजीआई प्रेसिडेंट से परमिशन लेके करेगा। सीजीआई जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट से कंसल्ट करके, सीजीआई प्लस प्रेसिडेंट कंसल्टेशन से यहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाएगा किसी भी जज को जो कि हाईकोर्ट जज बनने के लिए क्वालिफाइड। व्हेन एनी जज ऑफ हाईकोर्ट अदर देन द सीजे ऑफ इज बाय रीजन ऑफ एब्सेंस अनेबल है, तो उस केस में अपॉइंटमेंट जो है यहाँ पे कौन कर रहा है, सीजीआई प्लस प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन। सेम टू सेम जो वहां पे हमने सेक्शन आर्टिकल 127 पढ़ा था वो सेम टू सेम है, एडॉक जज पढ़ा था हमने वहां पे, यहाँ पे एक्टिंग जज है। और ये एज इट इज सेम है 224A, जो वहां पे क्या है, कौन सेक्शन है, 128। 224A और 128 एज इट इज कॉपी है बिल्कुल। हाई कोर्ट में किसी रिटायर्ड जज के अपॉइंटमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है, और ये जो अपॉइंटमेंट है सीजीआई ऑफ हाई कोर्ट फॉर द स्टेट जो है यहाँ पे की जाएगी। तो यहाँ पे सीजीआई करेगा प्लस कौन, किसकी कंसेंट से, प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सेम ऊपर वाला जो करा था ना हमने, प्रीवियस की कंसेंट से। ये आपको मैं बना के दे दूंगी जो भी है, पर ये सेम टू सेम कॉपी है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये आर्टिकल नंबर आपको याद रखना है 225, जुरिडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट।
एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है वो क्या होगा। अब जैसे हमने पढ़ा कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास अपीलेट जुरिडिक्शन है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन है। अब हाई कोर्ट के पास क्या है भाई, हाई कोर्ट के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेंट्स होने से पहले जो जुरिडिक्शन था ना वो सेम टू सेम वापस से इसके पास आ चुका है। क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन कमेंट्स होने से पहले जो हमारे हाई कोर्ट, क्योंकि जो क्या है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो 26 जनवरी 1950 को बनी है, कॉन्स्टिट्यूशन कमेंट्स हुआ ना उसी टाइम बनी हुई है, तो पुरानी सुप्रीम कोर्ट नहीं है हमारे पास। तो सुप्रीम कोर्ट के हमने जुरिडिक्शन बता दी कि भाई ये जुरिडिक्शन होगा, पर हाई कोर्ट ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन कमेंट्स होने से पहले एग्जिस्ट करता था। तो हमने बोला कि जो हाई कोर्ट के पहले जुरिडिक्शन थे ना वो सेम टू सेम कॉन्स्टिट्यूशन कमेंट्स होने के बाद उसका सेम टू सेम वही जुरिडिक्शन रहेगा। 225 आर्टिकल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और 226 आपको पता है यहाँ पे रिट की पावर दी गई है, रिट जुरिडिक्शन यहाँ पे, रिट जुरिडिक्शन यहाँ पे हाई कोर्ट का गिवन है। और यहाँ पे भी हमने बिल्कुल एज इट इज आर्टिकल 32 से बिल्कुल सेम टू सेम है, हमने उस टाइम भी पढ़ा था ये। और यहाँ पे लीगल राइट के रिगार्डिंग, वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग और लीगल राइट के रिगार्डिंग भी जो है रिट की पावर जो है हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास होती है। दैट्स इट। इसके अलावा हमें यहाँ से कुछ भी नहीं करना, क्योंकि मैंने वहां पे आर्टिकल 32 में सारी रिट्स आपको पढ़ा दी है, सारे सेक्शन का मतलब आपको आर्टिकल का मतलब बता देता और कंपैरिजन भी करवा देता। ठीक है, तो वहां से वो चीज कंक्लूड हो जाएगी। और लास्ट आर्टिकल जो है, ठीक है, कल हम और कर लेंगे, कब वैसे 2 आर्टिकल्स बचे हैं, हम कल की क्लास में कंप्लीट करते हैं इसको। इसके अलावा जो सबऑर्डिनेट कोड्स हैं उनको भी देखते हैं। तो आप एक बार समझिएगा कि हमारा ऑलमोस्ट जो कोड्स है मेजर पार्ट है ना वो कवर हो चुका है। अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि हम क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।